तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। तो पहले फील्ड लाइंस क्या है। तो किसी भी वेक्टर का, जैसे हमने पढ़ा क्या था कि किसी भी वेक्टर का स्केलर क्वांटिटी होता है, सॉरी मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। ठीक है, एक मैग्नीट्यूड होगा, इसका एक डायरेक्शन। तो मीन्स कोई ऐसा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जिसमें कि हम ये भी बता सके कि उसका डायरेक्शन किस तरफ है और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो रिलेटिवली कैसे चेंज कर रहा है डिस्टेंस किसी डिपेंडेंट क्वांटिटी पे। तो उसको बताने के लिए हम लोग फील्ड लाइंस का यूज़ करते हैं। तो एज ए जनरल नोटेशन देखो, पहले मान लो ये मैंने एक पॉइंट चार्ज लिया। ठीक है, रुक जा एक सेकंड। ये मैंने एक पॉइंट चार्ज लिया। अब ध्यान से देखना, हम लोग जानते हैं कि इस पॉइंट चार्ज के मतलब चारों तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। हर एक पॉइंट पे कोई एक वेक्टर होगा जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा जो वहाँ है। तो जैसे जैसे मान लो इस जगह पे एक वेक्टर था, इसने यहाँ के लिखने किया। अब यहाँ पर भी एक वेक्टर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मीन्स ओवरलैप हो जाएगा, इसलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे एक वेक्टर होगा, यहाँ पे एक वेक्टर होगा। तो देखो, पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड होता है, तो इसलिए डायरेक्शन बाहर, रेडियली बाहर है। और देखो, इस वेक्टर फील्ड लाइन, सॉरी, इस वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में इसका साइज जो है वो घटता चला जा रहा है। मतलब बेसिकली कहना क्या चाह रहा है कि डिस्टेंस के साथ ये घटेगा, मैग्नीट्यूड घटेगा। सिमिलरली तुम इसको इस तरह इधर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, हर डायरेक्शन में कर सकते हो लिटरली। तो ये काफ़ी नेव रिप्रेजेंटेशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब काफ़ी सिंपल है, जस्ट ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन है। तुम डायरेक्शन ले लिए, फिर जानते हैं कि स्पेस डिस्टेंस के साथ कम होता जाएगा, तो तुम वेक्टर के लेंथ को घटाते चले जा रहे हो। तो मीन्स अब साइंटिस्ट ने क्या किया, बेसिकली साइंटिस्ट मीन्स थ्योरेटिकल साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट ने, उन्होंने रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया कि कंटिन्यूस फील्ड लाइन्स का यूज़ किया। जस्ट सिंपल। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, हर एक लाइन का एक डायरेक्शन है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें अब देखो, इसमें डायरेक्शन तो पता है, इस पॉइंट पे भी तुमको डायरेक्शन पता है, इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे भी तुमको पता है, इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पे भी पता है, हर पॉइंट पे तुमको डायरेक्शन पता चल गया। लेकिन क्या तुमको लग रहा है इसमें मैग्नीट्यूड तुमको पता चल पाएगा? मीन्स इसमें तो पता था कि वेक्टर का लेंथ जो है वो धीरे धीरे वैरी कर रहा है, छोटा होता चला जाए, तो मैग्नीट्यूड घट रहा है, रिलेटिवली तुमको पता चल गया था। इस वाले केस में तुम कैसे पता करोगे कि मैग्नीट्यूड क्या है? तो इसके लिए मीन्स हम लोग डिफाइन करते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पर यूनिट एरिया। तो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोपोर्शनल होता है फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया के। तो जैसे जैसे दूर चला जाएंगे, ध्यान से देखना, फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया का सिंपल मतलब हो गया डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, हमारा जो फील्ड लाइन का डेंसिटी है वो घटता चला जा रहा है। ध्यान से देखना, अगर तुम यहाँ नंबर ऑफ फील्ड लाइन बढ़ा दो तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बस एक रिलेटिव क्वांटिटी कांस्टेंट बढ़ा देगा, लेकिन रिलेटिवली हमारा अभी भी सेम है। अगर हम इस पार्ट पे देखें, अगर हम इतना बड़ा कोई फील्ड लाइन बनाते हैं, ध्यान से देखना, इतना बड़ा हमने एरिया बनाया, और सेम एरिया अगर हम यहाँ पर बनाते हैं, ध्यान से देखना, थोड़ा काफ़ी बड़ा बन गया फिर भी। तो यहाँ पे अभी मेरा देखा जाए तो 3 फील्ड लाइन पास कर रहे हैं, और जैसे हम दूर गए सेम एरिया, अगर हम इसे मान लें कि ये पर यूनिट 1 मीटर स्क्वायर एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ से एक फील्ड लाइन चला जा रहा है। अगर थोड़ा और डेंस कर देता हूँ मैं इसको, तो मुझे ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। अब देखो, अब अगर तुम यहाँ पे सेम यहाँ पे बनाओगे, तो इससे कम यहाँ पे, इससे कम यहाँ पे, ठीक है। तो मीन्स अब यहाँ पे देखो, इस वाले फील्ड रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, वेक्टर तो हमें पॉइंट पे पता चल ही गया कंटिन्यूस फील्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में। और इन ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बताता है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा थ्योरेटिकली समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे, कैसे ये बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी को, कैसे, मीन्स जस्ट फॉर एक्यूरेसी। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, मान लो मैंने जस्ट एक पोर्शन की बात करता हूँ मैं, काफ़ी फील्ड लाइन निकल रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने कहा कि यहाँ पे तुम पर यूनिट लेंथ ले करके देखो एक,
और सेम अमाउंट तुम यहाँ ले करके देखो एक, तो दोनों जगह पे तुम्हें जो नंबर ऑफ फील्ड एंड डेंसिटी है वो तुम्हें बताएगा, सॉरी फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डेंसिटी है वो तुम्हें बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसा है। मीन्स अगर वो ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मीन्स दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे का। तो तुम यहाँ पे देख भी सकते हो कि तुम अगर पास में हो तो इसका डेंसिटी ज़्यादा है, तुम दूर गए डेंसिटी कम हुआ। सिमिलर टू द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ विथ डिस्टेंस। ठीक है, अब इसको समझने का कोशिश करते हैं। मान लो ये सॉलिड एंगल डेल ओम है। सॉलिड एंगल सेम जैसे कि 2D प्लेन में एक एंगल थीटा होता है ना, 2D प्लेन, उसी तरह जब तुम 3D की बात करते हो तो सॉलिड एंगल होता है डेल ओम। सॉलिड एंगल को इस तरह समझो बेसिकली कि तुम एक कोन लिए हुए हो, ठीक है ना, जस्ट एक कोन जिसका एक बेस है। तो इस ये अगर कोन कुछ इस तरह है, इस तरह है, तो जिस पॉइंट पे जो टिप पे जो एंगल बना रहा है 3D में देखना, उसको हम कहते हैं डेल ओम। ये 3D सॉलिड एंगल है, ठीक है। और जिस हमारा रिलेशन इसमें क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, सेम रिलेशन इसमें क्या होता है, डेल ओम इज इक्वल टू, ये रेडियस आर है और मान लो इसका एरिया डेल एस है, तो डेल एस बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। तो इस पर आते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें हम दो एरिया बना रहे, दो जगह का हमको पता करना है बेसिकली फील्ड एंड डेंसिटी क्या है। एक R1 पे पता करना है फील्ड एंड डेंसिटी क्या है, ये R1 रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक हमको R2 पे पता करना है कि फील्ड एंड डेंसिटी क्या है, ठीक है ना। अब देख R1 पे इस वाले प्लेट का एरिया क्या होगा, तुमको पता है यहाँ से रिलेशन डेल ओम इज इक्वल टू डेल एस बाई आर स्क्वायर, तो डेल एस इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल ओम आर स्क्वायर। दोनों के लिए डेल ओम तो सेम है हमारा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, डेल R1 स्क्वायर इंटू R1 स्क्वायर इंटू डेल ओम, और इसका एरिया क्या हो जाएगा R2 स्क्वायर इंटू डेल ओम। ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो फील्ड एंड डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। कोई दिक्कत नहीं, दोनों केस में सेम नंबर फील्ड लाइन तो सेम पास कर रहा है, कोई मतलब देख के ही पता चल रहा है। मान लो कि n फील्ड लाइन्स पास कर रहे थे, तो फील्ड लाइन डेंसिटी क्या हो जाएगा हमारा, फॉर R1 की जगह पे n बाई एरिया कितना है अभी तुम निकाला था, R1 स्क्वायर डेल ओम, और R2 पे क्या हो जाएगा फील्ड लाइन डेंसिटी n बाई R2 स्क्वायर डेल ओम। ध्यान से देखना। अब देख इससे तुमको मीन्स इसका सिंपल अंदाज़ा क्या निकाल सकते हैं कि फील्ड लाइन डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। क्या यही रिलेशन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्वियसली है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो डेंसिटी है फील्ड लाइन का वो प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ से, ठीक है। तो फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मीन्स क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे मीन्स ये सिग्निफाई करता है बेसिकली कि ये दोनों चीज़ को एक साथ कैसे रिप्रेजेंट कर ले रहा है, मैग्नीट्यूड को भी और डायरेक्शन को भी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो कॉन्सेप्ट है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कॉन्सेप्ट को फैराडे ने दिया था, और फैराडे ने उसका नाम रखा था लाइंस ऑफ फोर्सेस। यहाँ तो ऑब्वियसली तुम्हें लग रहा हो कि अच्छा ठीक है, मैं तो मीन्स फॉर्मल डेफिनेशन मैंने दिया ही नहीं, इसलिए तुम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, रुको फॉर्मल डेफिनेशन में दे देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज बेसिकली अ कर्व, ठीक है, द टेंजेंट ऑफ विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम एक कर्व मान लो कुछ इस तरह बनाते हो और इसका इस जगह पे अगर तुम टेंजेंट लेते हो किसी भी पॉइंट पे, तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन को देता है, ठीक है ना। ये इसका फॉर्मल डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को फैराडे ने लाइन ऑफ फोर्सेस के लिए लाइन्स ऑफ फोर्सेस नाम क्यों दिया था, क्योंकि उस अभी जो है फ़िलहाल जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वही तुम्हारा इलेक्ट्रिक फोर्स का भी डायरेक्शन होगा। तो ये जो है वो तुम्हारा
फोर्सेस के लिए भी सेम एक्ट कर रहा है, लेकिन तुम आगे पढ़ोगे कि ये जो नाम है वो एक जस्ट एक मिसकॉन्सेप्शन है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्सेस के केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन जो है वो सेम नहीं होता है, इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस। तुम आगे पढ़ोगे ये बात। तो ठीक है, मीन्स मैं ये भूल गया था इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मल डेफिनेशन, फील्ड लाइन का एक फॉर्मल डेफिनेशन देना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ कर्व द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मीन्स हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में काफ़ी कुछ समझा, कैसे वो सब कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। अब चलो कुछ मीन्स काम की बातें करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन हो गया, इट इज़ अ कर्व द टेंजेंट ऑफ विच या टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये एक जनरल फार्मूला। तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करना तो द इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देना, ख़त्म कहानी। चलो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ पार्टिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के लिए, क्योंकि हर एक फील्ड का अपना अपना प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी सबसे सिंपल प्रॉपर्टी है, वो क्या कहता है, मतलब काफ़ी आसान प्रॉपर्टी। ये क्या कहता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। सॉरी, टू फील्ड लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। सिंपल से बात है, मान लो ये एक फील्ड लाइन था, ये दूसरा फील्ड लाइन गया, इस पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट, ये फील्ड लाइन तुम्हें उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या देगा, ये इसका टेंजेंट ये देगा। ये क्या देगा, ये क्या एक ही पॉइंट पे एक फील्ड का दो डायरेक्शन हो सकता है? नहीं, जब तक उसे तुम कंपोनेंट बना तोड़ दो, लेकिन तुमने कंपोनेंट में नहीं तोड़ा। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर रहे हैं, तो वो दो डायरेक्शंस नहीं हो सकते। तो ये पहला बात को, ये जो बात है कि वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा बात, इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो है ये सबके लिए लागू होता है, क्योंकि कोई भी फील्ड जो है वो एक जगह एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन दे देगा। अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पार्टिकुलर। ये क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव चार्जेस से इमर्ज करते हैं और जाके नेगेटिव चार्जेस में ख़त्म हो जाते हैं। मीन्स स्टार्ट होते पॉजिटिव से और ख़त्म होते नेगेटिव में। सिंपल मीन्स ये तो लॉजिकल है। ये आउटवर्ड देगा, ये इनवर्ड देगा। अगर तुम यहाँ एक पॉजिटिव है, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज रखे हो, ठीक है ना, ध्यान से देखना, इसका फोर्स कुछ इस तरह, इसका फोर्स कुछ इस तरह, तो पक्का ये कुछ इस तरह ही काम कर रहा होगा। मीन्स ये इसी तरह काम कर रहा होगा। ये पॉजिटिव है, ये आउटवर्ड, और ये, तो इसे हम कहते हैं बेसिकली सोर्स, इसे कहते हैं सिंक। तो सिमिलरली यहाँ पर भी इसी तरह होगा। कोई दिक्कत नहीं इस बात में। पॉजिटिव चार्ज से जो है वो फील्ड लाइंस निकलेंगे और नेगेटिव चार्ज में जाके ख़त्म हो जाएंगे। यही तो फार्मूला है, मीन्स इस सॉरी फार्मूला, यही तो दिस इज़ द डायरेक्शन कन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना, तो तुम्हें पता है ना कि अगर चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है एक्सेप्ट द पॉइंट जहाँ पे तुम्हारा चार्ज प्रेजेंट है। मीन्स ये यहाँ भी होगा, लेकिन जहाँ चार्ज है वहाँ नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स इन अ चार्ज फ्री रीजन। मीन्स अगर तुम किसी रीजन की बात करो, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये कुछ इस तरह फील्ड ये जा रहा है और ये इसमें एंटर कर रहा है। अगर तुम इस फील्ड में, अगर तुम इस रीजन की बात करो, ध्यान से देखना, इस वाले रीजन की बात करो, तो इस रीजन में कोई चार्ज नहीं है, तो इस रीजन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कंटिन्यूअस होगा। लेकिन जहाँ चार्ज आ जाएगा, अगर इसकी बात करें तो इस दो पॉइंट पे जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिसकंटिन्यूअस होगा, बाकी हर पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, इसलिए डिसकंटिन्यूअस होता है। और जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा कहीं तुमने गलती से भी देख लिया कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो ये कभी नहीं पॉसिबल है, गलत कर दो इसको सीधा। इसके पीछे का रीजन मीन्स ये बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी को ये वायलेट कर देता है। कैसे, देखो अभी हम समझाते हैं
वो तुम आगे समझ जाओगे जब कंजर्वेटिव वहाँ पोटेंशियल में जाएंगे। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो तुम मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का एक क्लोज लूप में वर्क डन जीरो होता है, उसी कारण वो कंजर्वेटिव होता है बेसिकली। तो वो वर्क डन जीरो क्यों होता है वो देखो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव वर्क करता है, मतलब यहाँ पे अगर तुम कोई चार्ज रखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर पॉजिटिव वर्क करके यहाँ पे पहुँचा देगा, प्लस डब्ल्यू। अब होता क्या है कि यहाँ से यहाँ जाने में चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव वर्क डन करना पड़ता है, जिस कारण से होल नेट सम क्या हो जाएगा, जीरो। अब तुम मान लो इस क्लोज लूप की बात करते हैं, ठीक है ना। क्या हो रहा है बेसिकली देखो, चार्ज यहाँ से स्टार्ट हुआ, वर्क किया वर्क किया वर्क किया, यहाँ तक मान लो डब्ल्यू वर्क किया। अब वहाँ से जब वापस जाने का टाइम आया तो फोर्स तो अभी भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है जो उसको डेस्टिनेशन तक पहुँचा देगा। तो यहाँ से यहाँ जाने में वो कितना वर्क करेगा, डब्ल्यू। तो नेट वर्क डन इन द क्लोज लूप क्या जीरो हुआ, नो। सिंपल सा बात है, ठीक है। अब कुछ फील्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, कुछ चार्ज कॉम्बिनेशंस के। उसके बाद फिर हम लोग एरिया वेक्टर फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ओर जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, सबसे सिंपल सबसे फेवरेट पॉजिटिव चार्ज। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो काफ़ी सिंपल है, रेडियल होगा, फोर्स तो रेडियल लगता है, ठीक है। और डायरेक्शन तुम्हें पता है, डायरेक्शन बाहर की तरफ होती है, ठीक है। फॉर नेगेटिव चार्ज सेम रेडियल डायरेक्शन, ओ यार सॉरी सॉरी सॉरी, और इनवर्ड। नाउ फॉर पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है ना। प्लस क्यू दो दो पॉजिटिव चार्जेस, सॉरी। तो इस केस में इधर तो नॉर्मल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ठीक है, मीन्स ये नॉर्मल, हाँ ठीक है। इधर ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बाहर जाएंगे यहाँ से, सेम इसके लिए भी। अब देखो इस केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, इस बात में कोई शक नहीं है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो नॉर्मली इधर क्या होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए था। लेकिन जब तुम इस तरह ड्रॉ करोगे, ध्यान से देखो, तो तुम क्या फील्ड लाइन को काट रहे हो ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो जाता है कि बेंड कर जाते हैं। और सब बाहर की तरफ जाएंगे। और देखो चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है प्लस की, तो जस्ट सेंटर की बात करें तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो होना चाहिए। तो देखो ये अगर सेंटर है तो यहाँ पे मीन्स ये इन्फिनिटी तक लाइन चलते चले जाएंगे, सेम वही केस, ध्यान से देखना। लेकिन ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो इस पॉइंट पे कभी फील्ड एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, यहाँ पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अब ये ऐसा नहीं कहना कि यहाँ पे मीन्स यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, यहाँ पे तो फील्ड नहीं है, वो है बेसिकली यहाँ पे भी इतना माइन्यूट भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो बस काफ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, बस वो इस तरह बैंड कर जाएंगे अपने पॉइंट पे। कुछ होगा जो ऐसे बैंड कर रहे होंगे, बस वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। सिमिलरली तुम नेगेटिव फील्ड के लिए भी बना सकते हो, मैं पॉजिटिव नेगेटिव के लिए बना देता हूँ एक और, फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ध्यान से देखना क्या होगा, ये बाहर, इसका अंदर। अब इस केस में क्या होगा कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगे, ध्यान से देखना, ये मान लो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अब ये फिर से यहाँ पे क्या होंगे, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, तो ये दोनों मर्ज कर जाएगा, वो बेसिकली कुछ इस तरह बना देगा, सोर्स एंड सिंक वाला काम होगा यहाँ पे। कुछ इस तरह, फिर ये इस तरह अंदर जाएगा, ये बाहर चला जाएगा इस तरह, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तुमको एक इंटरेस्टिंग फिनोमिनन पता चलेगा
कैसे मीन्स क्यों पॉजिटिव चार्जेस क्यों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, नेगेटिव चार्जेस लाइक चार्जेस क्यों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर लाइक चार्जेस क्यों रिपेल करते हैं। वो देखो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लग नहीं रहा देख के कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को पुश कर रहे हो मानो, और इस वाले में लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को अपने आप में समेट रहे हैं। ये इधर से फील्ड निकल रहा है, इधर से जाके इसमें एंटर कर रहा है, तो इसलिए ये अट्रैक्ट करते हैं और ये बेसिकली रिपेल करते हैं दूसरे को। और कुछ नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में, बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में बेसिकली हम एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमें एरिया वेक्टर का ज़रूरत पड़ता है, इसलिए एरिया वेक्टर देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और एरिया वेक्टर अच्छे से काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का काफ़ी मीन्स यूज है, गॉस लॉ हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे, और गॉस लॉ मीन्स काफ़ी यूजफुल होता है गॉस लॉ। तो अगले लेक्चर्स अगले वीडियोज़ में पक्का मीन्स अगला वीडियो पक्का देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी यूजफुल है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इससे बोर्ड में, और बोर्ड में मीन्स क्वेश्चन तो आना ही गॉस लॉ से, और मेंस में तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ, एरिया वेक्टर, ये सब से। तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ आए तो गॉस लॉ में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। थैंक्स।